बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भाग 7 भूगोल और क्या क्या हम कवर करने वाले हैं वो हम देखते हैं। आज हम कवर करेंगे आज भारत की नदियां, भारत की झील, जलवायु, मिट्टी और भारत की कृषि और भारत में सिंचाई के क्या क्या संसाधन है, सिंचाई किस तरह से होती है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर ये बुक है लूसेंट की, उस बुक को अपने पास में रखें और उसकी विषय सूची में जाइए भूगोल की। वहाँ पे चेक करिए कि भारत की नदियाँ जो ये टॉपिक है ये किस पेज पर है। उस पेज को ओपन करिए और उसके बाद में अपने पास में एक हाइलाइटर रखिए और जो जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूँगा अभी जो दिखाऊँगा कि हाइलाइट्स जो हैं वो भी आपको सेम एज इट इज़ हाइलाइट्स करने हैं और उनको याद करना है। राइट, कलर चाहे कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं। आप येलो से कंफर्टेबल हैं आप येलो से हाईलाइट करिए, पिंक से, ग्रीन से, किसी से भी। लेकिन वीडियो देखते समय इस बुक को अपने साथ में ज़रूर रखें, तभी इस वीडियो को देखने का बेनिफिट होगा। और जिसके पास ये बुक नहीं है वो चाहे तो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट अगर पास में नहीं है तो आप इस बुक को नीचे डिस्क्रिप्शंस पे इस बुक का मैं लिंक दूंगा, वहाँ से भी इस बुक को आराम से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यास, व्यास के बारे में हम पढ़ते हैं कि रोहतांग दर्रे के समीप व्यास हरिके के कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई समीप सतलुज नदी पर है। ठीक है, और बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई है 450 किलोमीटर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट पर गंगा। गंगा जो होती है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी बंगाल की खाड़ी से भी अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से 3900 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। उसके बाद हम बात करते हैं यमुना के बारे में। बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल पर प्रयाग में स्थित यमुनोत्री हिमानी रामगंगा नैनीताल के समीप मुख्य कन्नौज के निकट गंगा हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग नदी में ये स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं कोसी की। कोसी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका गोसाईथान चोटी के ऊपर में और बेतवा या वेत्रवती मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हमीरपुर के समीप कुमारगांव के समीप विंध्याचल यमुना नदी पर स्थित है। उसके बाद नदी का नाम आता है आपका सोन, अमरकटक की पहाड़ी पर स्थित है। पटना के समीप गंगा नदी पे जाकर के ये इसका मुहाना है, इसका संगम होता है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है 780 किलोमीटर, 780 किलोमीटर। देखिए कुछ चीज़ें मैं स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि इसलिए स्किप करवा रहा हूँ कि वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अगर आपको ढेर पढ़ना है तो ढेर के लिए आप मार्केट से दुनिया भर की किताब परचेस करके लेके आ जाइए। तो एक्चुअली जो स्टडी होती है वो ढेर से नहीं होती है, मेरा मानना यही है। अगर आपको ये लगता है कि ठीक है यार क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए हमारे पास में तो सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत जल्दी नंबर आएगा, क्वांटिटी तो ठीक है, आप लाख रुपए का इससे कर्जा ले लो, लोन पे अपना पैसा उठा लो, ले आओ, पूरी दुकान लगा लो अपने घर के अंदर। मतलब कि ऐसा नहीं होता है भाई। मैं तो ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ सिंपल आप एक बुक पे फोकस करिए, एक बुक को 10 बार स्टडी कर लीजिए, उसको चप्पा चप्पा पन्ना पन्ना छान मारिए, बस स्टडी हो गई अपने आप ही, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। लेकिन अब पढ़ना भी क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। अब ये जो सिलेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो डैम श्योर आपके A to Z जितने भी एग्जाम है वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप 100% वहाँ पे अटेम्प्ट करके आएंगे क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं फिलहाल। देखिए नर्मदा की विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में खंबात की खाड़ी स्थित अमरकटक नामक स्थान पर है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है 1312 मीटर। ताप्ती नदी के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुल्ताई सूरत के निकट में है और इसका 722 खंबात की खाड़ी मीटर की ऊंचाई में है। टोटल लंबाई कितनी है 724। फिर हम बात करते हैं माही। माही जो है मध्य प्रदेश में मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट ये रिवर है। आपको ये तो अभी याद करना है, इसको पेन डाउन मत करना है, इसको आप इसको हाईलाइट करिए बस, और इस वीडियो को अभी पॉज करके इसको याद करिए। माही नदी कहाँ पर है, क्वेश्चन ये पूछता है आपसे एग्जाम में, तो ये थार जिले में मध्य प्रदेश में थार जिला है वहाँ पे ये पड़ता है। और ये खंबात की खाड़ी के अमझोरा में मेहत झील है, वहाँ पर जाकर के इसका मिलन हो जाता है। उसके बाद 585 जो है इसकी टोटल लेंथ है। फिर हम बात करते हैं लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग कच्छ किरण पहाड़ पर है।
फिर हम बात करते हैं चंबल नदी। ये तो आपने सुना ही होगा इस नदी का नाम पक्का। और अगर आपने रियल कभी एग्ज़ाम दिया, रियल एग्ज़ाम आई मीन टू से दैट रियल एग्ज़ाम का मीन्स, मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आपने कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दिया है, अगर आपको तैयारी करते हुए 6 मंथ 7 मंथ हो चुका है, तो आई होप आपने चंबल नदी के बारे में पक्का सुना होगा। ठीक है? तो ये है आपका जना पहाड़ी में विंध्याचल पर्वत के प्रदेश के पास में, और ये है नदी आपकी यमुना। राइट, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। कृष्णा नदी कहाँ पर है, तो ये है आपका महाबलेश्वर के समीप पश्चिम बंगाल की खाड़ी घाट पहाड़ पर। और गोदावरी नदी जो है आपकी नासिक जिले पर है। तो गोदावरी नदी के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपसे। ये नासिक जिले के बंगाल की खाड़ी दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित व्यंजक गांव की एक पहाड़ी है, और उसकी टोटल लंबाई आपकी 1465 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर हम बात करते हैं कावेरी के बारे में कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, और ये तल से है आपकी 1341 मीटर, और टोटल लंबाई रहेगी इसकी 800 किलोमीटर। दक्षिणी टॉन्स पेरियार दक्षिण टॉन्स पेरियार का जो ये उद्गम स्थल है वो है आपका कैमूर पहाड़ियों में, और तमसाकुंड जलाशय पेरियार झील में है। और इसका संगम कहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इसका संगम कहाँ पे है। तो संगम इसका है स्थित सिरसा के समीप गंगा नदी पर। टोटल लंबाई कितनी है, 265 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। ठीक है, और यहाँ इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं भगीरथी। याद रखना क्या बोलते हैं इसको, भगीरथी। उसके बाद हम बात करते हैं कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है, और पावना के पूर्व गुलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है, और इसकी सम्मिलित धारा को क्या बोलते हैं, पद्मा कहते हैं। सिंधु भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है, और 20% जल उपयोग कर सकता है इसका। और प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई। राइट, आगे हम बात करते हैं फिलहाल कावेरी नदी के बारे में कि कावेरी नदी क्या है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित बंगाल की खाड़ी ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। कितनी, 800 किलोमीटर। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि थोड़ा सा इसमें स्किप हो गया, पेज दोबारा एक्चुअली रिपीट हुआ जा रहा है। ठीक है, ये नीचे का हम डिस्कस कर चुके थे, ऊपर आपका कावेरी है को, तो आप मुझे कमेंट मत करिएगा कोई पेज अगर स्किप हो गया। कावेरी हमने इससे पहले भी कावेरी तुंगभद्रा के बारे में पढ़ा था, लेकिन एक लाइन इसमें मैं बात करता हूँ। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। राइट, आगे हम बात करते हैं कि भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। झीलों के नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, झीलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। संबंधित राज्य कौन सा है उसका, और झील का नाम क्या है, क्योंकि ज्योग्राफी से लेकर के एक ना क्वेश्चन आपका झील के बारे में पूछता है, तो इसलिए अब हम पढ़ते हैं झील को। ठीक है, देखिए डल झील कहाँ पर है, इसका संबंधित राज्य है जम्मू कश्मीर, और वुलर झील है आपका जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम बात करते हैं सांबर झील, ये है राजस्थान में, और सात ताल झील है उत्तराखंड में। फिर हम बात करते हैं लोकटक झील के बारे में, मणिपुर, नागिन झील जम्मू कश्मीर में। और इसके अलावा आपको कोई भी झील नहीं पढ़नी है। अगर आपका ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है तो आप ये दो झील पढ़ सकते हैं, जैसे कि चिल्का झील है उड़ीसा में, और लोनार झील है आपके महाराष्ट्र में। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तटीय झील पूछ रहा है भारत की, इंडिया की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो ये है आपकी चिल्का झील उड़ीसा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपसे अगला जो पॉइंट है वो है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो है वुलर झील, और ये कहाँ पर स्थित है, ये है जम्मू कश्मीर में। और आगे का पॉइंट याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना कहाँ पर स्थित है, कौन सी झील पर स्थित है, तो ये है आपकी वुलर झील पर। और या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि तुलबुल परियोजना किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। बच्चों याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आगे बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर झील है, पंजाब के रोपड़ जिले में सतलुज पर भांगड़ा नागल बांध से निर्मित हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलमू झील है, और उसके बाद नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, निजाम सागर मजरा नदी पर, एवं तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। ये सभी क्या झील है, ये आप देख रहे हैं तुंगभद्रा कर्नाटक में है, और ये क्या है, तुंगभद्रा नदी पर है। कॉमन सी बात है कि जिस नाम पे रखा गया है वही उसका नदी का नाम है। और ये क्या है, ये मानव
निर्मित झील है। आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप इसको ना फिलहाल आप इस पूरे पॉइंट को आप अलग से किसी पेपर में भी लिख लीजिए, बुक में हाईलाइट करिए, पेपर में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका रिवीजन आप आज ही कर लेना, 4-5 बार कम से कम बोल के देखना, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये ना एक्चुअली सभी इंपॉर्टेंट है, मैं रियल बोल रहा हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो उनको इसके बारे में अच्छे से पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। देखिए लोकटक झील जो है मणिपुर में है, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो आपका केबू ललाम जाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सी झील पर है या फिर कहाँ पर है? मणिपुर में है, लोकटक झील पर। उसके बाद हम बात करते हैं हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? पहला जो है जोग, जिसको बोलते हैं गोर सोप्पा, इसकी स्थिति है शरावती नदी पर, ऊंचाई है 255 मीटर। थर्ड है आपका शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर 90 मीटर। अगला जो जलप्रपात है वो है चूलिया और स्थिति है चंबल नदी पर। एट्थ है आपका बिहार, टोंस नदी पर। और नाइन्थ आपका धुआंधार, नर्मदा नदी पर। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई के बारे में आप पढ़ सकते हैं। देखिए इन सब की ऊंचाई केवल उनको याद रखनी है जो सीजल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। खास तौर पे एमपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, उनको फोकस करना है इस क्वेश्चंस पे, या फिर एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है तो उनको फोकस करना है, और उत्तराखंड। तो इन तीनों के एग्ज़ाम का लेवल जो होता है काफ़ी सही होता है। 4600 का पे ग्रेड स्केल्स जिस भी पोस्ट का आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं पे ग्रेड बेस पे ही आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। रही बात, देखिए अगर आप ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप केवल सिंपल याद करिए कौन सा प्रपात कहाँ पर है, कौन सी स्थिति में कौन सी नदी है, बस, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में। जलवायु है कि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु जो होती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। बात करते हैं मौसम के बारे में। किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। कहते हैं ना मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी, गर्मी, तो एक थोड़ा-सा इसमें ठहराव आता है कुछ टाइम के लिए। किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए वो ठहरता है, बाद में क्या होता है मौसम चेंज होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं मौसम। आगे बात करते हैं भारत में मौसम संबंधी सेवा सन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1875 में स्टार्ट हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये है आपका शिमला में। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया था। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। देखिए अब हम आगे बात करते हैं कि भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रवाहित करने वाले दो प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला जो है वो है भारत में हिमालय पर्वत, और दूसरा है दक्षिण में हिंद महासागर। अब हम बात करते हैं फिलहाल पॉइंट नंबर 1 की, कि इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती, ठीक है। मध्य एशिया से जो आने वाली हवाएं होती है, ठंडी हवाएं, वो भारत में कौन से हिमालय पर्वत की सहायता के नहीं आ पाती? वो कौन सा हिमालय पर्वत सहायक है? तो वह उत्तर का हिमालय पर्वत। अब हम बात करते हैं दक्षिण में हिंद महासागर। इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। अगला जो पॉइंट है वह है मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्वतया बादल लेने के कारण भारत में निम्न ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतु होती हैं टोटल भारत में? वो होती हैं 4। हमको पता है कि शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। हमको शरद ऋतु के बारे में बहुत कम पता होता है। मतलब कभी कभी ग्रेड डी जैसे एग्जाम में वो पूछ लेता है कि भारत में टोटल कितनी मानसूनी ऋतु होती हैं, तो वो होती हैं 4। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को क्या बोलते हैं? मावट कहते हैं। और जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे
गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में बोलते हैं नॉर्वेस्टर और बंगाल में बोलते हैं इसको काल बैसाखी। कर्नाटक में इसे बोलते हैं चेरी ब्लॉसम एवं कॉफी वर्षा, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होती है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसको बोलते हैं दक्षिण केरल में आम्रवृष्टि। तो आम्रवृष्टि केरल में बोलते हैं नार्वेस्टर, वैसाखी। ये सब जो नाम है वो कहाँ कहाँ पे हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और करने भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो तैयारी अच्छी होगी तो मजा आएगा एग्जाम देने में। अगला जो पॉइंट है वह है उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लू। लू को हम थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं लू चल रही है, काफ़ी लू चल रही है, लू में नारियल पानी पियो, लू में ये करो वो करो, बहुत कुछ कहते हैं ना, तो वो वाली लू है ये। तो उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे बोलते हैं मानसून गर्त। क्या बोलते हैं इसको? मानसून गर्त। और इसी समय उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की अधिकांश वर्षा इसी मानसून से होती है। मतलब 80% जो भारत में रेन होती है, वर्षा होती है, बरसात होती है, वो इसी कारण से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। आगे हम बात करते हैं, देखिए कि अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यह पश्चिम घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करते हैं। इसे हम बोलते हैं मानसून विस्फोट। ठीक है, मानसून ब्रस्ट। अगला जो पॉइंट है वो है गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा करती हैं, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिन राम कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, याद रखना, मासिन राम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? वो होती है मासिन राम में। और ये कहाँ पर है? ये है मेघालय में। बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं हल्का सा आपको अधिकतर वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ। चिंता मत करिए, मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में आपको फोर्स नहीं करूँगा, ना ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। आपको लगे तो बेस्ट करना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कभी भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, कोई भी वीडियो वॉच कर रहे हो, तो अपने साथ ना एक एटलस परचेज कर लो मार्केट से। ठीक है, उसका मैं लिंक नहीं दूंगा यहाँ पे नीचे। मैं एटलस बोलूँगा कि आप मार्केट से ऑक्सफोर्ड का परचेज़ कर लो, एटलस का परचेज़ कर लो। आप शायद 80-90 रुपये का आता होगा। ठीक है, या इससे महंगा भी आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास में भूगोल आपके पास तभी क्लियर हो पाएगी, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर तभी होगा जब आपको पता होगा कि दक्षिण कहाँ पे पड़ता है, पश्चिम कहाँ पर है, मेघालय कहाँ पर है, या फिर गारो कहाँ पर है, या फिर हिमालय पर्वत कहाँ पर है, राजस्थान कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है, अफगानिस्तान कहाँ पर है। तो ए टू जेड आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब केवल इतना यही है आपसे कि आप एटलस परचेज करो। उसके बाद जब आप भूगोल पढ़ोगे ना, जो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, जो कॉन्फिडेंस आपका बनेगा, जो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उसका कहने ही क्या। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये काम बार बार देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी फ्यूचर में आपको ये बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। मेरी बात अगर ये किसी को अजीब लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत परचेज करना, बट ये एक सच्चाई है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, जो भी हायर पोस्ट में बैठा हो, जिसने भी कंपटीशन की तैयारी करी होगी, तो कॉमन सी बात है उसके पास एटलस होगा। अगर उसने एटलस से स्टडी अगर नहीं करी है तो उसका ज्योग्राफी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये तो शॉर्ट ही है मेरी। तो ठीक है, बात अधिक हुई, मैं बढ़ता हूँ फिलहाल आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम लोग मौसम के अनुसार वर्षा का वितरण किस प्रकार से होता है। वर्षा का मौसम मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून समयावधि है इसकी जून से सितंबर तक, और वार्षिक वर्षा का परसेंटेज होता है 73 से 7%। आगे बात करते हैं हम लोग परवर्ती मानसून काल जो होता है, समयावधि होती है इसका अक्टूबर से दिसंबर तक। फिर हम बात करते हैं पूर्व मानसून काल, शीत ऋतु काल और उसकी समयावधि। आप एक काम करिए, ये वर्षा का जो मौसम होता है ये पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आप पढ़िएगा ये कि इसकी समयावधि कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, तमिलनाडु पश्चिम घाट के पर्वत दृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। और शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल
कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। फिर हम बात करते हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। देखिए, भारत की मिट्टियों के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो इस चैनल पर डाल रखा है, अगर आप चाहें तो उसको वॉच कर सकते हैं, चाहें तो। क्योंकि अगर टाइम बहुत कम है आपके पास, बहुत ही भागा-भाग लगी पड़ी है आपकी लाइफ में, जॉब भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, समय बहुत कम मिलता है, तो आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। लेकिन वो जो मिट्टी का वीडियो है एक्चुअली उसमें मैंने एक-एक चीज़ ढंग से क्लियर करी है। केवल वही पॉइंट क्लियर करे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और साथ में आपका एक उसी वीडियो के लास्ट में एक मॉक टेस्ट भी दिया है। जो पढ़ा उसके बारे में आपसे पूछा भी है। तो आपको लगे तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ आगे। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये बोलते हैं हम लोग मृदा विज्ञान, ठीक है। मिट्टी का मतलब मृदा होता है, तो वहाँ पे आपको एग्जाम में ये मृदा विज्ञान नहीं देगा। इतना इजी ऑप्शंस आपको एग्जाम में नहीं देगा कि कोई बच्चा बता दे कि हाँ मिट्टी का मतलब मृदा होता है, तो कॉमन सी बात है मृदा विज्ञान होगा, बट वहाँ पे आपको देगा पेडोलॉजी, ठीक है। ऑप्शंस में मृदा विज्ञान वो किसी भी एंगल से नहीं देगा, आपको प्रेजेंट नहीं करेगा एग्जाम में, आपको बोलेगा पेडोलॉजी, तो आपको याद रखना है पेडोलॉजी कहते हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में डिवाइड करा है। भारत की मिट्टी को कितने भागों में डिवाइड करा है? आपको मैक्सिमम याद होगी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, बस इतना याद होगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में यही पूछी जाती है। लेकिन फिर भी भारत की मिट्टी को टोटल 8 भागों में डिवाइड करा गया। कौन कौन सी? 5, 6, 7, 8, आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको मैक्सिमम फोकस करना है इन 4 मिट्टी पर। हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ये होती है आपकी 22% क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है भारत के, और यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। किस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है? एग्जाम में ये पूछता है, तो ये होती है जलोढ़ मिट्टी में। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक होती है बांगर, एक होती है खादर। बांगर होती है पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर। बांगर का पता होगा भंगार, भंगार क्या होता है? कबाड़ी वाला। तो हम क्या सामान बेचते हैं कबाड़ी वाले को? जो क्या होता है पुराना हो जाता है। भाई नया फ्रिज, नया कूलर वगैरह आप बेचते हो भंगार में? नहीं ना, आप भंगार में वही चीज़ बेचते हो जो पुरानी हो जाती है। बांगर भंगार, भंगार मतलब पुराना। अगली है खादर, खादर मतलब नई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें कौन कौन सी खेती होती है? धान की, गेहूं की, मक्का की, तिलहन की, दलहन की, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में होती है। फिर हम बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में कि इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि किसमें सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, उस मिट्टी का नाम बताइए। आपको 4 मिट्टी देगा, तो आपको याद रखना है लाल मिट्टी। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। रिवीजन करेंगे तभी रहेगा, मेरी बात को याद रखिएगा। रिवीजन करेंगे तो ही रहेगा, वरना नहीं रहेगा। तो ठीक है, रिवीजन करेंगे, डर क्या है। आगे बात करते हैं कि उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में ये पाई जाती है। उसके बाद में भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में के पूर्वी भाग में मतलब, और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। किसका इस्तेमाल करने से लाल मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है वो बढ़ती है? किसका प्रयोग करेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कभी कभी, तो आप याद रखिएगा चूने के इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। आगे बात करते हैं हम लोग लेटराइट मिट्टी की कि इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में पाया जाता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है, और गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। देश में मृदा अपरदन एवं उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन हुआ। फिर हम बात करते हैं भारत के कृषि के बारे में। अब भारत की कृषि में क्या होता है कि भारत के कुल क्षेत्रों में कितना परसेंट भाग जो है कृषि में एंगेज है, तो वह है 51%। 4% भाग पर चारागाह होता है, और 21% भाग पर वन है, और 24% पर क्या है? भूमि बंजर पड़ी है। तो कितना परसेंट किसका स्केल है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय कृषक आयोग ने 4 अक्टूबर 2006
कृषि को राज्य सूची से हटा करके कहाँ पे शामिल करा गया? समवर्ती सूची में। तो कृषि कौन सी सूची में आती है? क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है। तो ये आती है, आपके आती है समवर्ती सूची में। पहले कहाँ पे थी? ये राज्य सूची में। ये चेंजेस किसने करा? ये चेंजेस हुआ है आपका 4 अक्टूबर 2006 में। किसने करा? राष्ट्रीय कृषक आयोग ने। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग क्या है? कृषि में एंगेज है। मतलब कि देश की कुल श्रम शक्ति का 52% भाग जो है वो खेती करता है। फिर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा चलिए यहाँ पे आते हैं फिलहाल। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ क्या होती हैं? रेशम कीट पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर, मत्स्य पालन बोलते हैं पीसीकल्चर, फलों के उत्पादन को बोलते हैं पोमोकल्चर और बागवानी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप ये भी याद कर सकते हैं। फ्लोरी, फ्लावर से बना है फ्लोरी। फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? फूल। इसलिए मैंने उसको हाईलाइट नहीं करा। कुछ चीज़ ऐसी होती है आप आराम से याद कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पेसीकल्चर मत्स्य पालन। इस तरह से आप हाईलाइट करिएगा, एग्जैक्ट जैसे मैंने हाईलाइट करा है आप सेम अपनी बुक को इसी तरह से हाईलाइट करेंगे। और मैं बच्चों से अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, बुक नहीं है तो प्लीज़ परचेस कर लो, मार्केट से जाके परचेस कर लो, ऑनलाइन परचेस कर लो, क्योंकि ऑनलाइन में इसका टूट फूट का कोई कारण तो है नहीं कि टूट जाएगा, कोई कांच तो है नहीं। उन्हें सिंपल जैसे पैकिंग करनी है वैसे आपको मिल रही है। तो ऑनलाइन में परचेस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्लिक करना पड़ेगा आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आगे बात करता हूँ, देखिए भारत में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाली कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है और देश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 50% भाग पर खेती की जाती है। देश में गेहूं उत्पादन में पहला स्थान किसका है? वो है उत्तर प्रदेश का। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूं और चावल पर। अगर बात करिए सबसे अधिक किस पर पड़ा तो पड़ा गेहूं पर, फिर आया सेकंड नंबर पे चावल। आगे हम बात करते हैं भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है तो वो जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? देखिए अगर आपको तैयारी करते हुए काफ़ी समय हो चुका है तो आपको ये नाम तो याद होगा, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1967। अगर दोनों ही चीज़ें आपको पहले से पता थी, वर्ष भी आपको पता था, तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपको वर्ष नहीं पता था, केवल नाम पता था पहले से, मेरे बताने से पहले या ये वीडियो देखने से पहले, तो आपकी तैयारी 100 है, 50% तैयारी आपकी है जीएस में। फिर हम बात करते हैं भारत हरित क्रांति के बाद में 1983 से 84 में द्वितीय हरित क्रांति की इसमें शुरुआत हुई थी। और तिलहन, इसको बोलते हैं तिलहन, ठीक है। तिलहन प्रौद्योगिकी मशीन की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1986 में। फिर हम बात करते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ कौन कौन सी थी। हरित क्रांति जुड़ी है आपके खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति मिल्क से। श्वेत क्रांति के बारे में आपको पता होगा, देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है हाईलाइट, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अब हम बात कर लेते हैं। लो जी, इसमें ये सारा इंपॉर्टेंट है, सारा याद कर लो, ठीक है, कोई भी स्किप नहीं करना है इसमें, ठीक है। अमृत क्रांति भी इम्पोर्टेंट है, आपने नहीं सुना होगा लेकिन रेलवे के एग्जाम में कई बार ये क्रांति पूछी गई है, तो इसलिए अमृत क्रांति का मतलब होता है नदी जोड़ो परियोजना। और कि कोई भी पे स्केल पे आप पोस्ट का फॉर्म भरते हो, कोई भी आप एग्जाम देते हो A to Z, वहाँ पे सभी आपको याद करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं 183। 183 का जो है भारत यूरिया के मामले में 100% क्या है? आत्मनिर्भर है। उसके बाद में आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है और फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। प्रथम पे कौन है? चीन। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्यूरिंग, और जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। सबसे उच्च कोटि का कहवा कहाँ पर होता है? कौन सा एक्चुअली? तो उच्च कोटि का जो कहवा है वो है आपका अरेबिका। अब हम बात करते हैं फसल के बारे में, प्रमुख उत्पादक राज्यों के बारे में। चावल जो होता है सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। गेहूं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में। उसके बाद ज्वार महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में एवं आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको दलहन का भी याद रखना है, तिलहन का भी याद रखना है, कहवा का याद रखना है, कपास का। कपास बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास जो मैक्सिमम होता है महाराष्ट्र में, क्योंकि कपास जो उगता है वो उगता है काली मिट्टी में, ठीक है। और काली मिट्टी मैक्सिमम पाई जाती है महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर पे आता है आपका गुजरात, फिर मध्य प्रदेश,
पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। फिर हम बात करते हैं तंबाकू के बारे में कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। हल्दी जो होती है आंध्र प्रदेश में होती है, फिर उड़ीसा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, बिहार में। काजू, बहुत अच्छा है काजू, तो काजू होता है केरल में। का से केरल, का से काजू। फिर हम बात करते हैं प्रमुख फसलों का जन्म स्थान कहाँ पे था। धान सबसे पहले इसका स्थान था, जन्म स्थान भारत एवं इंडोनेशिया। मक्का हुआ था मध्य अमेरिका में। गेहूं का सबसे पहली बार जो जन्म हुआ था वो हुआ था मध्य एशिया में। रबड़ का कई बार पूछा गया, तो ये हुआ था दक्षिण अमेरिका में। तंबाकू का हुआ था दक्षिण अमेरिका में। और तंबाकू जो लाए थे भारत में सबसे पहले, तंबाकू का जो पौधा था वो लाए थे पुर्तगाली। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अरहर के बारे में, अफ्रीका। यहाँ बात आ गई दाल, तो दाल मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मैक्सिमम दालों का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। और सोयाबीन का भी उत्पादन कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोया देश। जिसका एमपीएसआई का एग्जाम होगा या स्टेट एमपीपीएससी का एग्जाम होगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है प्री में कि सोया देश के नाम से कौन सा राज्य विख्यात है, फेमस है, या फिर किस देश को सोया देश की संज्ञा दी गई है। तो सोया मतलब लेटा देश नहीं है, सोया का मतलब सोयाबीन। तो सोयाबीन मिलता है। वैसे अगर बात करी जाए तो जन्म स्थान था इसका चीन में, लेकिन भारत की बात करी जाए राज्य में तो वो है आपका मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं टमाटर के बारे में। ये है मैक्सिको, चाय है चीन, कहवा ब्राज़ील। फिर हम बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किस भाग में करा गया है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, गर्मा फसल। तो आपको तीनों फसलें आपको याद रखनी है, कौन कौन से मंथ में बोई जाती है। रबी की फसल होती है यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में इसको काट दिया जाता है। तो रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, जैसे कि जौ, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि। तो ये सभी फसल आपको इसी क्रम में याद रखनी है। ठीक है। रबी की फसल लिखिए, फिर लिखिए अक्टूबर नवंबर, फिर लिखिए कटाई मार्च अप्रैल, फिर लिखिए आप अपना गेहूँ, जौ, चना ये आदि। ठीक है। तो आपको इसी तरह से लिखना है, पहले रबी की फसल, फिर लिखिए अक्टूबर नवंबर, फिर लिखिए मार्च अप्रैल में काट दी जाती है, फिर लिखिए कौन कौन सी फसलें आती हैं इसमें। तो इसमें फसलें आती हैं गेहूँ, चना, ये सब। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं खरीफ की फसल। जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर में कटाई होती है। कौन कौन सी फसलें आती हैं, और ये फसलें आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन करेगी कि आप धान को कहीं रबी की फसल में मिक्स ना कर दो। तो इसके लिए आप एक काम करना कि एक कॉलम बनाना, ऊपर लिखना रबी की फसल, नीचे उसका नाम लिखना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट शायद इस तरह से याद ना कर पाएँ, तो आप सिंपल पेपर उठाइए A4 पेज, उसमें लाइन खींचिए, रबी की फसल के नीचे रबी की फसल लिखिए, खरीफ के नीचे खरीफ की, और गर्मा फसल गर्मा। तो आप टारगेट बनाइए कि आपको 1 घंटे में ये सब याद करना है, 2 घंटे में याद करना है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कौन सी फसल खरीफ की फसल है, आपको 4 ऑप्शन देगा, वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे देगा रबी के, गेहूँ, जौ, चना, वहाँ पे एक देगा आपको ऑप्शन खरीफ का। जैसे दे दिया उसने बाजरा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। या खरीफ हम देख रहे हैं कि बाजरा, देखो ये बाजरा है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ तक एंड तक सभी याद करना है। फिर हम बात करते हैं गर्मा फसल के बारे में। मई जून में बोई जाती है, जुलाई में काट दी जाती है। राई, मक्का, ज्वार, जूट आदि किस कैटेगरी में आती है, गर्मा फसल में। अब हम बात करते हैं भारत की सिंचाई के बारे में थोड़ा सा। देखिए भारत की सिंचाई के बारे में आपको केवल इतना ही पढ़ना है कि सिंचाई का साधन जो होता है, कुओं व नलकूपों से 55% सिंचाई होती है, तालाब से 6%, अन्य स्रोत से 6.6%। परियोजनाएँ बहुत सारी होती हैं, जैसे बृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना। तो 3 भागों में भारत में सिंचाई परियोजना है। मतलब सिंचाई परियोजना को कितने भागों में डिवाइड करा गया है, तो टोटल करा गया है 3 भागों में। आप बस केवल इतना याद रखिएगा, ठीक है, 3 भागों में डिवाइड करा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के खनिज संसाधन। इसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे फ़िलहाल। ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने केवल देखा भारत की नदियाँ कौन-कौन सी थी उसके बारे में, झीलों के बारे में, जलवायु के बारे में, कृषि के बारे में और भारत की सिंचाई के बारे में। और बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आपके कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस तक शेयर करिएगा। अब तो मैं कम से कम बोल सकता हूँ ना, अब तो वीडियो का एंड हो गया है। क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते हैं या शेयर नहीं करते, उसके व्यू कम आते हैं। अगर व्यू कम आते हैं तो ये यूट्यूब के सर्च इंजन में कम लोगों तक पहुँच पाता है, क्योंकि लोग सर्च करते हैं तो ये बहुत नीचे रहेगा वीडियो और लोगों तक पहुँच नहीं पाएगा। बस आपसे इतनी हेल्प चाहिए कि इसको आप शेयर करिए, जिससे कि ये कई लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल पे आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, ढेर सारी किताबों की कंप्लीट वीडियो। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप अगर लुसेंट की प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको इसके ऑडियो वीडियो दोनों मिलेंगे। आप घटना चक्र बुक में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको इस बुक के वीडियो मिलेंगे, इस बुक के वीडियो और इस बुक के वीडियो, ये जो बुक आप देख रहे हैं सामने। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये चैनल, आप पहले विजिट करिए, प्ले लिस्ट में जाइए, उसके बाद में आप देखिए, आपको लगे कि बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आप प्लीज़
इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड आप सभी को मेरी तरफ से आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़े वाला ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।